अब ये बड़ा सवाल है। एग्जाम्पल, उदाहरण तो मैंने दे दिए इतिहास के भी, लेकिन इतिहास को घसीट कर चलना और उसको इस्तेमाल करना पॉलिटिकल टूल के तौर पर, ये कितना जायज है कि भाई हमने किया, तुमने भी तो किया था। अब तो प्रोग्रेसिव अप्रोच की तरफ बढ़ना चाहिए। ये प्रोग्रेसिव अप्रोच दिखती है क्या कि अभी तक कानून नहीं था और बना तो ऐसा बना जिस पर जबरदस्त तरीके के आरोप। देखिए, पहले तो ये तय कर लेते हैं कि ये हुआ कैसे। जहाँ तक मुझे समझ है 255 जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, उसमें ये कहा गया था कि जो कमेटी बने वो बने प्रधानमंत्री, जिसमें चीफ जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लेकिन उसके बाद भी एक बात है कि जो संविधान है उसमें आर्टिकल 324 जो है वो अधिकार देता है संसद को कि वो इलेक्शन कमिश्नर की सिलेक्शन के लिए लॉ बनाए। तो ये भी अधिकार है और उसी अधिकार का शायद मेरे हिसाब से इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ पे सवाल जो हैं वो ज़्यादा बड़े हैं और आरोप या फिर उंगलियाँ सभी इंस्टीट्यूशंस पे हैं, और उन इंस्टीट्यूशंस में कोई सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा नहीं है कि वो साफ़ नहीं है, और इसमें इलेक्शन कमीशन भी साफ़ नहीं है या गवर्नमेंट भी साफ़ नहीं है। 2012 में इलेक्शन कमीशन जो है उसने खुद एक सिफारिश की और कहा कि जो अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, उनको सरकार में किसी पोजीशन या संवैधानिक पद पे किसी पोजीशन के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। सरकार ने नहीं माना। उसके बाद 2022 में पिटीशन आई सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। तो जब हम ये बातें करते हैं तो हमारे को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा होता है। सुप्रीम कोर्ट को उन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे जो है हाई कोर्ट के जस्टिसेज और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेज जब रिटायर हो जाते हैं तो या तो एक पार्टी को पकड़ लेते हैं या फिर राज्यसभा चले जाते हैं या गवर्नर बन जाते हैं। नहीं, लेकिन ये तो अब तक की परिपाटी है राहुल। नहीं, ये तो चल रहा है ना, कि चल रहा है, ये चल रहा है। हाँ, तो जब चल रहा है 75 बरस बाद अमृत काल में है तो कम से कम क्या प्रोग्रेसिव दिखना होगा। रीना गुप्ता कह रही है कि बाकी देशों में कॉलेजियम होता है, और लालकृष्ण आडवाणी कह रहे थे कि भाई सीजेआई हो और 2 ऑपोजिशन लीडर्स हो, राज्यसभा के, लोकसभा के प्रधानमंत्री हो और एक नॉमिनेटेड कैबिनेट मिनिस्टर हो। देखिए, ये ठीक रहा हम सिर्फ अभी की सरकार पे फोड़ दें तो शायद सही नहीं होगा। मैं कोई कंपेयर नहीं करना चाहता कि बीजेपी ने क्या किया और कांग्रेस ने पीछे क्या किया, लेकिन ये परिपाटी चली आ रही है। परिपाटी चली आ रही है, वो जजों को लेकर भी चली आ रही है, वो ब्यूरोक्रेट्स को लेकर भी चली आ रही है। अब देखिए, यहाँ पे एक और सवाल उठा कि ये ब्यूरोक्रेट्स जिनको बनाया गया है, जो इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है, उनके ऊपर सवाल उठा। तो ये सारे अधिकारियों पर उठ सकता है। अगर कोई अधिकारी सरकार में काम कर रहा है तो उसके पास कोई ना कोई इंपॉर्टेंट जो है और सीनियर पद पे होगा, तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट काम जो सरकार करना चाहती है उसके पास आएगा ही। बिल्कुल। लेकिन राहुल जी, विपक्ष का अगर कोई व्यक्ति कमेटी में है तो वो अगर 212 नाम उसके पास पहुंचा दिए गए एक रात पहले, कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है कि वो सारे नामों की स्क्रूटनी कर ले, अपना एक मन बना ले, सलाह मशवरा कर ले। मीटिंग से 10 मिनट पहले 6 नाम दे दिए गए, तो ये थोड़ा सा और फ्री एंड फेयर दिख सकता था, थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो सकता था ना। सवाल बिल्कुल। देखिए, ये कहना कि ये हो सकता था, देखिए मुझे जहां तक समझ, एक और कमेटी है इसमें। ये जो कमेटी जो नामों को तय करती है उससे पहले एक और कमेटी है, सर्च कमेटी, लॉ मिनिस्टर, उसमें 2 सेक्रेटरीज भी हैं। तो वो जो है वो तय करते हैं कि कौन नाम जो है हो सकते हैं और उसके बाद वो इस कमेटी के बाद भेजते हैं। तो देखिए, अब रेट्रोस्पेक्टिव में ये कहा जा सकता है ऐसा भी हो सकता था या वैसा भी हो सकता था, लेकिन क्या हम अगर इन सब चीज़ों के गहराई में जाएं तो पहले सरकारों ने क्यों नहीं सोचा कि अच्छा ऐसा होगा? वो सोच सकती थी ना। जब उनके पास पिटिशंस आते थे, जब उनके पास या इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भैया इसको चेंज कर लो, तो क्यों नहीं कर पाए? तो कुल मिलाकर पहले की सरकारें भी उतनी ही दागदार हैं जितनी आज की सरकार दागदार है। जितने आरोप आज की सरकार पर हैं, पहले भी सरकारें वैसा ही करती रही, ये कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल वैसा ही कह रहा हूं कि अगर आपको चेंज ही करना है तो कोई भी सरकार इसको चेंज कर सकती थी। यानी जब आपकी कन्वीनियंस हो तो आप चेंज ना करें, लेकिन जब दूसरा उसी का इस्तेमाल करे तो आप उस पर आरोप लगाएं। यही हो रहा है। अगर आप इससे पहले क्या बीजेपी ने किसी इलेक्शन कमिश्नर पे आरोप नहीं लगाए? लगाए। क्या कांग्रेस ने किसी इलेक्शन कमिश्नर पे आरोप नहीं लगाए? लगाए। क्या कांग्रेस टीएन सेशन से बहुत खुश थी? नहीं थी। तो फिर सारी जो है वो देखना पड़ जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। ऐसे में फिर सभी पे आरोप उतने ही। तो सौरभ मालवीय, फिर ये वाला तर्क तो आपका मैं क्वेश्चन कर देती हूं कि हमने विपक्ष को सम्मान दे दिया, हमने विपक्ष को शामिल कर लिया, देश के इतिहास में पहली बार हो गया। पहले भी कैबिनेट कमेटी तय करती थी और आज भी कैबिनेट कमेटी तय कर रही है।
पहले भी निष्पक्षता का उतना ही संकट था, आज भी निष्पक्षता का उतना ही संकट है। ये फिर कहना बंद कीजिए ना कि हमने ये कर दिया, हमने कानून बना दिया, हमने विपक्ष को सम्मान दे दिया। गरिमा जी, राहुल जी की बात को ध्यान से यदि सुना जाए तो बात बिल्कुल साफ है कि पहले की सरकारें केवल और केवल तुगलकी फरमान जारी करती थी, जुडिशरी को भी बताती थी कि ये कर डालो, ये कर डालो, और अभी कैसे अलग हो गया सौरभ मालवीय? अभी कैसे अलग हुआ? नहीं, मैं अभी पहली बार तो वही मैं कह रहा हूं कि अपोजिशन के साथ सभी फैसले में उनके हिस्सा, उनका सम्मान, उनको बुलाना, सर्वदलीय बैठक में जाना, सारे नहीं, इस वाले मैटर पर आ जाइए सौरभ मालवीय। मैं थोड़ी तफसील बता देती हूँ आपको। सौरभ मालवीय एक सेकंड, सौरभ मालवीय एक सेकंड रुकिए। जो सर्च कमेटी है, एक सेकंड सुन लीजिए, जो सर्च कमेटी है वो हेडेड बाय लॉ मिनिस्टर। एक सेकंड, सर्च कमेटी हेडेड बाय लॉ मिनिस्टर इंक्लूडिंग 2 IAS सर्च कमेटी पार्लियामेंट के थ्रू है। सर्च कमेटी हेडेड बाय लॉ मिनिस्टर, सुन लीजिए सौरभ मालवीय, सर्च कमेटी हेडेड बाय लॉ मिनिस्टर इंक्लूडेड 2 IAS ऑफिसर्स, 2 प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो कानून मंत्री ने 2 प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से लिस्ट निकाली और लिस्ट भेज दी सिलेक्शन कमेटी को, जिसमें प्रधानमंत्री हैं और एक नामित कैबिनेट मंत्री है। तो निष्पक्ष हुआ ना। कोई भी कार्यवाही, गरिमा जी, शासन की कार्यवाही तो शासन का अधिकारी करेगा ना। शासन की कार्यवाही, शासन का नोटिफिकेशन शासन का अधिकारी देगा। तो जो 2 IAS ऑफिसर्स ने दिए हैं वो दोनों प्रशासनिक अधिकारी वो भारत सरकार के हैं। वही तो सर्च कमेटी की बातें कर रहे हैं। और वो कहां से नामित हो रहे हैं? तो थ्रू पार्लियामेंट। और किसके निर्देशन पर? तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन पर। उस पर भी सवाल बड़ा विचित्र है विपक्ष भाई। कितना दर्द है उनको। क्या उनको सर्वोच्च न्यायालय पर अविश्वास है? क्या उनको संविधान पर अविश्वास है? क्या उनको लोकतंत्र पर अविश्वास है? सुप्रीम कोर्ट को अगर ये सुप्रीम कोर्ट को अगर इस एक सेकंड सौरभ मालवीय, सुप्रीम कोर्ट को अगर यही व्यवस्था बनानी होती, सुप्रीम कोर्ट ये व्यवस्था बनाकर भेज देता। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा CGI इंक्लूड होगा उसमें। उन्होंने विवेक पर छोड़ दिया पार्लियामेंट के कि आप कम से कम निष्पक्ष दिखे। आपने क्या किया? आपने CGI को साइड कर दिया। तो पार्लियामेंट एक सर्वोच्च अथॉरिटी है। वो भी इक्वल बॉडी है। पार्लियामेंट ने डिसाइड किया। ऑफिसर्स की सर्च कमेटी बनाई। पार्लियामेंट ने अपनी सहूलियत से डिसाइड कर लिया। नहीं, ये तो देखिए, ये तो कहने वालों का है मामला कि जिनको जो कहे, पर करेगा तो सरकार में ऑफिसर ही ना। तो एडवोकेट महिमा, अब आप हताश है, निराश है, इसीलिए आप इस तरह के सवाल उठा रही हैं। गरिमा जी, देखिए 2008 में लालकृष्ण आडवाणी जी ने भी खुद ये पेशकश की थी कि इस तरह की अगर एक समिति बनाई जाए, जो कि बनाई जानी चाहिए, उस समय उन्होंने पेशकश की थी। और उन्होंने भी कहा था कि मुख्य न्यायाधीश को इसमें होना चाहिए। भाजपा के नेता थे, कद्दावर नेता थे। क्या कहा आपने गरिमा जी? आपने नहीं माना, नहीं स्वीकार किया। नहीं, सुनिए, आप मेरी बात को पूरा तो होने दीजिए। पहली बार जब मैं अपनी बात कह रही थी, एक तो ये बात है कि लालकृष्ण आडवाणी की खुद की पेशकश थी। आज भाजपा को क्या आपत्ति हो गई, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐसा आदेश भी आ गया उसके बावजूद। दूसरी बात, ये भाजपा के अनौपचारिक प्रवक्ता बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, दर्द। आज भारत की जनता को, विपक्ष भी उस जनता का हिस्सा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर जिस तरह से मर्दन हुआ लोकतंत्र का, उसका बड़ा हमें दर्द है। चुनावी बॉन्ड से पिछले 5 वर्ष में इस देश के अंदर जो धांधलेबाजी हुई, उससे हमें बड़ा दर्द है, पूरे देश की जनता को दर्द है। और उसके बाद अभी उसको छुपाने के लिए जिस तरह के मंसूबे इस सरकार के द्वारा अपनाए गए, उससे भी हमें बड़ा दर्द है। लेकिन ये बार बार ब्यूरोक्रेसी का हवाला जो दे रहे हैं ना भाजपा के अनौपचारिक प्रवक्ता, इनको मैं ये याद दिला दूं कि संसद के पटल पर छाती पीट कर जब प्रधानमंत्री ने कहा था ना, एक अकेला सब पर भारी, तो उसी ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने साइड कर दिया था। जब उन्होंने कह दिया समय की मेरे पास बाध्यता है। राहुल, अब ये बताइए कि निष्पक्षता दिख रही है या जो पहले ढर रहा था वही उस ढर्रे पर भारत आजादी के 75 बरस बाद भी चल रहा है? क्या वो निष्पक्षता दिख रही है? देखिए, ये काम जो है सुप्रीम कोर्ट का है। कस्टोडियन वो हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम हुआ, नहीं हुआ, क्या उनको लगता है, वो उनको फैसला करना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप जो है, संसद जो है इस बारे में कानून बनाएगी,
तो सरकार को अधिकार है उसका कानून बनाने का। अब ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के इस अधिकार को किस तरह से लेते हैं, इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं। संजय, सबसे आखिर में कंक्लूड कर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर लिस्ट किया है किसी भी हियरिंग को, तो क्या वाकई इस एप्लीकेशन के पीछे कोई वैलिड एंड स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं, या फिर एक सामान्य याचिका की तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लिस्ट कर लिया है? देखिए, इतनी शॉर्ट डेट देना, 12 से 15 तारीख का शॉर्ट देना, और उसमें जो गवर्नमेंट को भी नोटिस करना, निश्चित तौर पे जो जजेस हैं उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया होगा, जो भी उस पिटीशन के कंटेंट है उनको अप्रिशिएट किया होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये कहीं पे ये तो जो भी जो कमेटी है, जो सिलेक्शन कमेटी है, उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, इस मुद्दे पर एक प्रश्न उठता है, और उसी प्रश्न को डिसाइड करने के लिए क्या ये टिल्टेड टुवर्ड्स गवर्नमेंट है या ये एक निष्पक्ष कमेटी है। तो ज्यादा संभावना किस बात की लगती है संजय? आपका तो लंबा अनुभव है। देखिए, मुझे मत करिए, ये सभी मेरे मित्र बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में, थोड़ी कड़वी बात जरूर है, अगर वो किसी भी एक साधारण व्यक्ति से भी अगर आप पूछेंगे तो यस, ये थोड़ी सी टिल्टेड टुवर्ड्स गवर्नमेंट है, और निष्पक्ष तो नहीं कहेंगे इस कमेटी को। निष्पक्ष नहीं है कमेटी, और देखना होगा कि कल के लिए